दोस्तों, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं अपनी जिंदगी सही दिशा में जी रहा हूं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कभी कभी सोने नहीं देता। हम सुबह से शाम तक भागते और दौड़ते रहते हैं, लेकिन किस लिए, किस तरफ? जिंदगी एक दौड़ बन गई है जहां जीतने वाले को भी चैन नहीं मिलता। हर दिन की शुरुआत अलार्म से होती है और अंत थकावट की चुप्पी में। हम हमेशा सोचते हैं कि बस थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और आराम, थोड़ा और पैसा, थोड़ी और खुशी। पर यह थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। क्या आपने कभी किसी शांत और स्थिर जापानी बुजुर्ग को देखा है जिसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है, मानो वो हर पल को जी रहा हो? न कोई जल्दी, न कोई शिकायत। उन्हें पता होता है कि वे कौन हैं और उन्हें कहाँ जाना है। ऐसे ही लोगों की जीवन शैली से जापानी अनुशासन के सिद्धांत निकले हैं। जहां हम इसे अनुशासन कहते हैं, वही जापानी इसे जीवन का सौंदर्य मानते हैं। इस किताब में हम ऐसे ही 8 जापानी सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी दिनचर्या पर, बल्कि आपकी सोच, आपकी आत्मा और आपके रिश्तों पर भी गहरा प्रभाव डालेंगे। जरा सोचिए, अगर आपको हर सुबह उठने की एक वजह मिल जाए, एक ऐसा मकसद जिसे सोचकर आप में ऊर्जा भर जाए, या जब कोई परेशानी आए तो आप गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराकर उसका सामना करें, या जब आप कुछ नया सीखें तो अहंकार को छोड़कर एक बच्चे की तरह उसे अपनाएं, क्या तब जिंदगी थोड़ी आसान नहीं हो जाएगी? यह रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर आपको खुद से, अपनी आदतों से, अपने आलस से और अपनी नकारात्मक सोच से लड़ना होगा। कभी कभी आपको अपने आराम को छोड़ना होगा। कभी कभी आपको खुद से कहना होगा, बस अब और नहीं, अब मुझे बदलना है। क्योंकि जो इंसान अपने जीवन को काबू में कर लेता है, वही असली आजाद होता है। जापानियों ने यह बात सदियों पहले समझ ली थी कि बाहरी सफलता से ज्यादा जरूरी है अंदर की शांति। इकिगाई हो या काइजेन, हर सिद्धांत सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। ये सिद्धांत सिखाते हैं कि आप छोटी छोटी चीजों को बदलकर बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं और जीवन के हर पल में गहराई कैसे महसूस कर सकते हैं। ये किताब एक ऐसे आम इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी का मकसद, अपनी असफलताओं का कारण और अपनी थकान की वजह खोज रहा है, और धीरे धीरे वो एक नए रास्ते पर चलना शुरू करता है। एक ऐसा रास्ता जो शायद मुश्किल है, लेकिन आत्मा को सुकून देने वाला है। एक ऐसा रास्ता जो आपको सिर्फ बेहतर नहीं, बल्कि सच्चा बनाता है। अगर आप भी तैयार हैं खुद से मिलने के लिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हर दिन सिर्फ जिया न जाए, बल्कि महसूस किया जाए, तो इस यात्रा में आपका स्वागत है। चलिए पहला कदम बढ़ाते हैं। सिद्धांत 1। सुबह के 5 बजे थे। शहर सो रहा था, लेकिन जापान के किनारे एक गांव जाग चुका था। 90 साल का एक बुजुर्ग अपनी बगिया में पौधों को पानी दे रहा था। चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में चमक थी। हाथ कांप रहे थे, पर चाल में स्थिरता थी। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठते, ग्रीन टी बनाते, बगिया में काम करते और फिर पास की पहाड़ी पर जाकर सूरज का स्वागत करते। पिछले कई दशकों से वो बिना किसी छुट्टी के ऐसा कर रहे थे। लोग पूछते, इस उम्र में भी आप इतना सब कैसे करते हैं? वो मुस्कुराकर बस एक शब्द कहते, इकिगाई। इकिगाई एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही दिल को छू लेता है। इसका कोई एक मतलब नहीं है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर होता है। सोचिए, अगर आपके पास हर सुबह उठने की कोई वजह हो, एक ऐसा कारण जो आपको नींद से ज्यादा जरूरी लगे, जो अलार्म से पहले आपकी आंखें खोल दे और जो आपको थकान में भी मुस्कुराने की ताकत दे। हम में से ज्यादातर लोगों के पास ये वजह नहीं होती। हम दिन काटते हैं, जीते नहीं, कमाते हैं पर खुश नहीं होते, रिश्तों में रहते हैं पर जुड़े हुए महसूस नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं न कहीं हमने अपनी इकिगाई खो दी है। वो वजह जो हमें खुद से जोड़ती थी, जो हमें एहसास कराती थी कि हम क्यों हैं
और किस लिए है। बचपन में हर किसी का एक सपना होता है। कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, कोई गायक, कोई वैज्ञानिक। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, डर आने लगता है और धीरे धीरे इकिगाई धुंधली हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इकिगाई सिर्फ पैशन है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये आपके दिल की पुकार है, वो काम जो आप बिना थके कर सकते हैं, जो आपको पैसे से ज्यादा संतोष देता है, जो दुनिया के लिए कुछ अच्छा करता है और जिसे करने से आपकी जिंदगी को एक मकसद मिलता है। इकिगाई कोई विलासिता नहीं, ये एक जरूरत है। और अगर आज आप बेचैन हैं, तो शायद इसी की कमी है। जैसे ही आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं और खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं किस काम में खो जाता हूं, तो अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है। यही इकिगाई की शुरुआत है। इकिगाई कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि एक यात्रा है, एक रास्ता है जिसे आपको खुद खोजना है। और जब आप उस रास्ते पर चलते हैं, तो दुनिया की हर तकलीफ छोटी लगने लगती है। आपका काम आपकी पूजा बन जाता है, आपका जीवन सार्थक हो जाता है और फिर आप भी उस 90 साल के बुजुर्ग की तरह मुस्कुरा सकते हैं, बिना थके, बिना शिकायत किए, क्योंकि आपको पता है मैं क्यों जिंदा हूं। अगर आज आप खुद से खो गए हैं, अगर आपकी सुबह बेमतलब लगती है, अगर दिन बोझ बन चुके हैं, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, मेरी इकिगाई क्या है। शुरुआत में जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन उस सवाल को रोज पूछिए और फिर देखिए कैसे जिंदगी खुद एक जवाब बनकर आपके सामने आने लगेगी। इकिगाई आपकी कहानी को एक नया अध्याय देती है, एक ऐसा अध्याय जिसमें आप फिर से खुद को पाते हैं, पूरे होश में, पूरे दिल से, पूरी जिंदगी के साथ। सिद्धांत 2। एक बार एक नौजवान लड़का एक महान बौद्ध गुरु के पास गया। उसके पास ढेर सारी डिग्रियां थी, किताबों का ज्ञान था और वो दुनिया के बड़े बड़े सवालों के जवाब देने का दावा करता था। उसने गुरु से कहा, मैं सब कुछ जानता हूं, फिर भी अंदर खालीपन महसूस करता हूं, कोई सुकून नहीं, कोई ठहराव नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, चाय पियो। लड़का चाय के प्याले को देखने लगा, पर गुरु ने चाय डालते डालते प्याला भर दिया, फिर भी डालते रहे। चाय छलकने लगी, गिरने लगी। लड़का चौंक कर बोला, अरे प्याला तो भर गया है। गुरु बोले, जैसे ये प्याला तुम भी पहले से भरे हुए हो। शोषण हमें उस मानसिक अवस्था में वापस ले जाता है जब हम बच्चे थे। याद है वो समय जब हर चीज नई लगती थी, हर सवाल सच्चा था और हर गलती एक सीख। तब अहंकार नहीं था, तुलना नहीं थी, बस जिज्ञासा थी, आश्चर्य था। अब हम बड़े हो गए हैं, पर क्या वो आश्चर्य कहीं खो तो नहीं गया। हर बार जब हम कहते हैं मुझे पता है, तो हम एक दरवाजा बंद कर देते हैं, और जब हम कहते हैं मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानना चाहता हूं, तभी असली दरवाजा खुलता है। शोषण सिखाता है कि सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, बल्कि लोगों से, अनुभवों से और अपनी गलतियों से होता है। कभी कभी कोई छोटा बच्चा भी आपको जिंदगी का बड़ा सबक दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपना दिमाग खाली करना होगा, अपने गर्व से, अपने फैसलों से और अपने पुराने ज्ञान से। सोचिए, अगर आप हर बात को, हर दिन को, हर काम को एक नए नजरिए से देखें, तो जिंदगी कितनी ताजा लगेगी। हर दिन कुछ नया सीखा जाएगा, हर गलती एक मौका बनेगी और हर छोटा काम भी सार्थक लगेगा। शोषण का मतलब है खुद को एक शुरुआती की तरह देखना, चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों न हो। ये नजरिया आपको सख्त नहीं, बल्कि लचीला बनाता है। यह आपके अंदर के घमंड की दीवार को तोड़ता है और एक सच्चे विद्यार्थी को जगाता है। जब कोई चीज मुश्किल लगे, तो सोचिए, क्या मैं इसे सीखने के लिए तैयार हूं, या मैं बस दिखाना चाहता हूं कि मुझे आता है। यही फर्क होता है एक बंद सोच और शोषण की सोच में। जब आप शोषण को अपनाते हैं, तो आप किसी क्लासरूम के विद्यार्थी नहीं रहते, आप जिंदगी के विद्यार्थी बन जाते हैं। हर गली, हर चेहरा,
हर दिन आपको कुछ सिखाने लगता है। इस सोच से आप सिर्फ कामयाब नहीं होते, आप विनम्र और जमीनी बनते हैं। और यही आपको हर मुश्किल में टिकाए रखता है, क्योंकि असली समझदारी वही है जब आप जानते हुए भी ये माने कि मुझे और सीखना है। शोषण वही जादू है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है, धीरे, शांत और मजबूती से। तो क्या आप तैयार हैं फिर से एक शुरुआती बनने के लिए? क्या आप अपना मन खाली कर सकते हैं ताकि जिंदगी कुछ नया डाल सके? अगर हाँ, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। सिद्धांत 3। एक ठंडी सुबह थी। जापान की एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर रोज वही काम करता था। एक ही नट, एक ही बोल्ट, मशीन के उसी हिस्से में कसना। महीनों से यही चल रहा था। कोई रोमांच नहीं, कोई तरक्की नहीं, कोई बदलाव नहीं। लेकिन फिर भी वो हर दिन कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश करता। कभी पेचकस को थोड़े और सही कोण पर पकड़ता, कभी गति थोड़ी बढ़ाता, कभी थोड़ा कम सामान बर्बाद करता। एक दिन उसके सुपरवाइजर ने उससे पूछा, तुम इतने लगन से वही काम रोज कैसे कर लेते हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं हर दिन थोड़ा बेहतर हो सकता हूं, बस थोड़ा सा। यही है काइजेन, एक जापानी दर्शन जो सिखाता है कि बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। हम इंसान हमेशा तुरंत नतीजे चाहते हैं। हमें लगता है कि एक दिन में जिंदगी बदल जाएगी। एक बार जिम गए तो 6 पैक बन जाएगा, एक बार बिजनेस शुरू किया तो करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, और जब कुछ जल्दी नहीं मिलता तो हम हार मान लेते हैं। काइजेन सिखाता है कि असली बदलाव धीरे धीरे होता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर हो जाए तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। हाँ, सिर्फ 1%। इतना छोटा सुधार की कोई ध्यान भी न दे, लेकिन वही स्थिरता आपको साधारण से असाधारण बना देती है। काइजेन सिर्फ काम को बेहतर करने का तरीका नहीं है, ये एक जीवन का नजरिया है। ये कहता है कि परफेक्शन मत चाहो, इम्प्रूवमेंट चाहो। जब आप काइजेन को अपनाते हैं तो आप बहाने बनाना बंद करते हैं। कल से शुरू करूंगा की जगह आज थोड़ा सा कर लेता हूं कहने लगते हैं। चाहे आप लेखक हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या गृहिणी, जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो डर कम लगता है, दबाव कम होता है, और सबसे जरूरी बात, आत्मसम्मान बढ़ता है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, भले ही थोड़ी, तब अंदर से पछतावा नहीं होता। फिर चाहे नतीजा आए या ना आए, आप जानते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन काइजेन सिर्फ स्थिरता नहीं है, इसमें जागरूकता भी है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, मैं आज क्या थोड़ा और बेहतर कर सकता हूं? और जवाब को अमल में लाइए। चाहे वो 5 मिनट का व्यायाम हो, एक पेज पढ़ना हो, एक गिलास ज्यादा पानी पीना हो, कुछ भी। ये छोटे छोटे कदम एक दिन बड़ी छलांग बनते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि काइजेन आपकी जिंदगी के हर हिस्से में काम करता है, आपकी आदतों में, आपके रिश्तों में, आपकी सोच में। जब आप हर दिन थोड़ा बेहतर सुनते हैं, थोड़ा कम गुस्सा होते हैं, थोड़ा ज्यादा आभारी होते हैं, तो आपकी दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। क्योंकि बड़ी जीत एक दिन में नहीं मिलती, वो हर दिन की छोटी छोटी हार जीत के बीच बनती है। काइजेन में कोई आखिरी मंजिल नहीं होती। आप कभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं बनते, पर यही इसकी खूबसूरती है। आप हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं, हमेशा विकसित होते रहते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ नया शुरू करें और डर लगे, या आप बार बार असफल हो चुके हों, तो याद रखिए, आपको सब कुछ आज बदलने की जरूरत नहीं है। बस आज से थोड़ा बदलने की हिम्मत चाहिए। एक छोटा कदम हर दिन, यही है काइजेन का जादू, जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को बदल देता है, शांति से, मजबूती से और हमेशा के लिए। क्या आप तैयार हैं पहला छोटा कदम उठाने के लिए? अगर हाँ, तो अभी से शुरुआत करें, क्योंकि थोड़ा सा काम करना बड़े इरादे से बेहतर है। सिद्धांत 4। जापान के एक छोटे से कस्बे में हर साल एक मैराथन होती है।
उस दौड़ में सबकी नजर एक ही इंसान पर होती है। एक बूढ़ी महिला जो 80 साल की उम्र पार कर चुकी है, लेकिन फिर भी हर साल दौड़ती है। उसकी चाल धीमी होती है, सांसें भारी होती है, शरीर कांपता हुआ होता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानती। बारिश हो, धूप हो या तेज हवा, वो आती है, दौड़ती है, गिरती है और फिर उठकर चलती है। लोग पूछते हैं, इस उम्र में क्यों? वो मुस्कुराकर सिर्फ एक शब्द कहती है, गानबारू। गानबारू एक ऐसा शब्द है जिसे सीधे सीधे अनुवाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ कोशिश करना नहीं है। इसका मतलब है पूरी जान लगा देना, तब तक कोशिश करते रहना जब तक आत्मा थक न जाए, और तब भी हार न मानना। गानबारू का मतलब है जब हालात आपके खिलाफ हो, तब भी आप अपने हौसले के साथ खड़े रहें। जब मंजिल दूर हो, रास्ता धुंधला हो और साथ कोई ना हो, तब भी आप चलते रहें। आज की दुनिया में सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत कामयाबी, तुरंत पैसा, तुरंत शोहरत, लेकिन कोई भी सार्थक चीज तुरंत नहीं मिलती। चाहे रिश्ते हो या करियर, चाहे सपने हो या पहचान, हर एक चीज प्रयास मांगती है। लेकिन ज्यादातर लोग बीच में ही थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। गानबारू हमें सिखाता है कि असली जीत वहां होती है जहां हम हारने के बाद भी कोशिश करते हैं, जहां हम थक कर रुकते नहीं, थोड़ी देर बैठते हैं और फिर उठकर फिर से चल पड़ते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ टूटने लगता है। हमारा आत्मविश्वास, हमारी प्रेरणा, हमारे सपने सब बिखरने लगते हैं। ऐसे समय में दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम हार मान ले या फिर गानबारू को अपना ले। गानबारू का मतलब है मैं कर सकता हूं, भले ही मुश्किल हो, भले ही धीमा हो, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। जब आप किसी काम में पूरे मन, तन और आत्मा से लगते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपकी स्थिरता आपकी पहचान बन जाती है। लोग आपके नतीजों को नहीं, आपकी यात्रा को सलाम करने लगते हैं। गानबारू किसी दौर को जीतने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को साबित करने के लिए है, अपने डर, अपने संदेह और अपनी बेबसी को हराने के लिए। और हाँ, हर बार कोशिश करने का मतलब ये नहीं कि हर बार जीत मिल ही जाएगी। कभी कभी जीत नहीं भी मिलती, लेकिन जो हासिल होता है वो है चरित्र, अनुशासन और एक ऐसी ताकत जो किसी किताब में नहीं मिलती। गानबारू में हारने का डर नहीं होता, वहां रुकने का डर होता है। वहां तुलना नहीं होती, वहां लगन होती है। हर बार जब आप हार मानने की सोचें, खुद से कहिए, बस एक और कोशिश, क्योंकि क्या पता अगली कोशिश ही वो जो आपकी किस्मत बदल दे। गानबारू एक आम इंसान को एक योद्धा बना सकता है, बिना तलवार के, बिना शोर के, लेकिन अंदर से अजेय। तो जब अगली बार जिंदगी आपको गिराए, तो बस एक बार और उठिए, क्योंकि कभी कभी जीतने का मतलब बस इतना होता है, चलते रहना। गानबारू को अपनाइए और देखिए कैसे आप खुद पर गर्व करना सीख जाते हैं, क्योंकि आपने हार नहीं मानी और वही सबसे बड़ी जीत है। सिद्धांत 5। वो रात बहुत ठंडी थी, चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी। जापान के एक मंदिर में लकड़ी के फर्श पर एक युवा लड़का ध्यान में बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, होंठ नीले पड़ चुके थे और सांसें रुकी सी लग रही थी। फिर भी उसकी आंखें बंद थी। वो हिला नहीं, उसने शिकायत नहीं की, उसने सहा। क्यों? क्योंकि उसे गामन सिखाया गया था। गामन एक ऐसा जापानी दर्शन है जो सिखाता है कि मुश्किलों को गरिमा के साथ कैसे सहा जाए। न रोना, न शिकायत करना, न दुनिया को बताना कि आप दर्द में हैं। बस चुपचाप, शांत रहकर उस दर्द को झेलना और अंदर से मजबूत होते जाना।
आज हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां हर दर्द को जाहिर करना एक फैशन बन गया है। सोशल मीडिया पर हम हर छोटी परेशानी को साझा कर देते हैं। थोड़ा तनाव आया तो स्टेटस डाल दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो पूरी दुनिया को बता दिया। हम भूल गए हैं कि कभी कभी ताकत चुप रहने में होती है। गामन सिखाता है कि हर दर्द का जवाब चीखना नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी होती है उस दर्द को महसूस करना, उसे समझना और फिर भी मुस्कुराना। ये कमजोर बनने की बात नहीं है, बल्कि ये उस अंदरूनी ताकत की बात है जो तब नजर आती है जब हम बाहर से टूटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खड़े रहते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खोने जैसा लगता है, जब आपका सबसे करीबी इंसान आपको छोड़ देता है, जब आपका सपना टूट जाता है, जब आप अकेले पड़ जाते हैं और दुनिया आपको समझना बंद कर देती है। ऐसे समय में गामन आपकी ढाल बनता है। यह आपको सिखाता है कि अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, लेकिन उन्हें दुनिया के सामने हथियार मत बनाओ। अपने दर्द को एक घूंट की तरह पी जाओ और उसे अपने चरित्र का हिस्सा बना लो। गामन का मतलब ये नहीं कि आप कभी थकते नहीं या कभी दुखी नहीं होते। इसका मतलब है आप जानते हैं कि ये समय भी गुजर जाएगा। आप जानते हैं कि इस दर्द में भी कोई अर्थ छिपा है, और जब आप इस सोच को जीने लगते हैं तो आप हर तूफान में खड़े रह सकते हैं। लोग सोचते हैं वो कैसे सब कुछ संभाल गया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आपने रातों की नींदें खोई हैं, चुपचाप रोए हैं और फिर खुद को ही गले लगाकर आगे बढ़े हैं। गामन का मतलब है बाहर से शांति और अंदर से आग, बाहर से स्थिरता और अंदर से संघर्ष। आप रो सकते हैं लेकिन अकेले, आप हिम्मत हार सकते हैं लेकिन अगले ही पल फिर खड़े हो जाते हैं। जब आप गामन को अपना लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, क्योंकि अब आप सिर्फ हालातों से नहीं, अपने अंदर के दर्द से भी लड़ना सीख चुके होते हैं। गामन आपके चरित्र को पत्थर की तरह मजबूत बनाता है। आपका दिल नरम रहता है, लेकिन आपकी आत्मा फौलाद बन जाती है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको उस मोड़ पर लाए जहां सब कुछ टूटता हुआ महसूस हो, तो खुद से बस एक बात कहना, मैं ये भी सह जाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं गामन हूं। और उस पल आप खुद को फिर से गढ़ते हैं एक नई ताकत, एक नई गरिमा और एक नई शांति के साथ। सिद्धांत 6। एक पुराना मिट्टी का प्याला था। उसका किनारा टूटा हुआ था, रंग थोड़ा उड़ चुका था और उसमें एक पतली सी दरार भी थी। देखने में वो प्याला किसी कबाड़ से कम नहीं था, लेकिन जापान में उसे एक शेल्फ में बड़े गर्व से सजाया गया था। क्यों? क्योंकि उस प्याले में वाबी साबी था। वाबी साबी एक ऐसा दर्शन है जो कहता है कि खूबसूरती उस चीज में है जो अधूरी है, जो टूटी है, जो अस्थाई है। यानी जो परफेक्ट नहीं है, वही सबसे ज्यादा सुंदर है। अब सोचिए, हम सब अपनी जिंदगी में पूर्णता के पीछे भागते हैं। एक परफेक्ट शरीर, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिश्ते, और जब कुछ थोड़ा भी बिगड़ता है तो हम टूट जाते हैं। हमें लगता है अब सब खत्म, लेकिन वाबी साबी कहता है नहीं, यही तो शुरुआत है। यह सिद्धांत आपको याद दिलाता है कि जिंदगी कोई शोरूम नहीं है जहां सब कुछ चमचमाता हुआ और दोष रहित होता है। जिंदगी तो एक पुराना कमरा है, थोड़ी धूल वाली अलमारियां, कुछ उखड़े हुए रंग, लेकिन उन्हीं में छिपा होता है असली जादू। वाबी साबी हमें सिखाता है कि हर चीज में अपूर्णता को स्वीकार करना ही सच्ची शांति है। हर दरार एक कहानी होती है, हर दाग एक अनुभव। अब जरा अपने आप को देखिए। आपका अतीत शायद परफेक्ट नहीं था। कुछ रिश्ते टूटे होंगे, कुछ फैसले गलत निकले होंगे, कुछ सपने अधूरे छूट गए होंगे, लेकिन क्या उन गलतियों ने आपको कुछ नहीं सिखाया? क्या उन तकलीफों ने आपको और मजबूत नहीं बनाया? वाबी साबी कहता है, खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे आप हो।
न कुछ छुपाओ, न कुछ घबराओ। सोचिए, अगर पेड़ हर सूखे पत्ते को शर्म से छिपा लेता, या चांद अपनी कमियों के कारण रात को रोशनी देना बंद कर देता, तो दुनिया कितनी अधूरी होती। वाबी साबी एक हल्का सा एहसास है कि जिंदगी का असली स्वाद तब आता है जब हम उसमें चीनी नहीं, सच्चाई मिलाते हैं। जब हम अपनी कमियों को कमियां नहीं, खूबियां मान लेते हैं। आपका टूटा हुआ दिल, आपकी झुकी हुई पीठ, आपके थके हुए हाथ, ये सब सिर्फ कमजोरियां नहीं, बल्कि जीवन के निशान हैं। इनमें वो संघर्ष छिपा है जिसे आपने जिया है, वो आंसू जिन्हें आपने चुपचाप पी लिया है। जब आप वाबी साबी को अपनाते हैं, तो आप दूसरों में भी अपूर्णता को स्वीकार करना सीख जाते हैं। तब प्यार मांग नहीं करता, बल्कि समझ बन जाता है। तब रिश्ते तुलना नहीं करते, बल्कि जुड़ाव बनते हैं। और यही स्वीकृति आपके अंदर एक ऐसी शांति लाती है जो किसी थेरेपी, किसी प्रेरक कथन या किसी महंगी छुट्टी से नहीं आती। वो शांति तब आती है जब आप आईने में देखकर खुद से कह पाते हैं, मैं जैसा हूं, ठीक हूं, और इसी में मेरी खूबसूरती है। वाबी साबी सिर्फ एक विचार नहीं, ये एक नजरिया है, एक तरीका है दुनिया को देखने का, बिना किसी फैसले के, बिना किसी डर के, सिर्फ सच्चाई और सहजता के साथ। तो अब जब अगली बार आपकी जिंदगी कुछ कम परफेक्ट लगे, जब कोई चीज अधूरी लगे, कोई रिश्ता थोड़ा टेढ़ा लगे, तो रुकिए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए, यही तो वाबी साबी है, यही तो असली सुंदरता है। और तब आप देखेंगे कि टूटी हुई चीजें भी मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि उन्हें भी महसूस होता है कि वे योग्य हैं, चाहे वे अधूरी हो, फिर भी पूरी है। सिद्धांत 7। शाम का समय था। जापान के ओकिनावा द्वीप की एक छोटी सी बस्ती में लोग धीमी चाल से चल रहे थे। चेहरे पर सुकून, चाल में ठहराव और आंखों में चमक थी। कोई भाग नहीं रहा था, कोई जल्दी में नहीं था, और सबसे खास बात, यहां के लोग 90, 100, यहां तक कि 110 साल की उम्र तक भी न केवल जिंदा रहते हैं, बल्कि पूरी तरह सक्रिय और ऊर्जावान भी रहते हैं। आखिर ऐसा क्या है इन लोगों की जीवन शैली में जो इन्हें इतना फिट, शांत और संतुलित बनाए रखता है? इसका एक रहस्य है, हारा हाचिबू। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें सिखाता है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि शरीर और मन का सम्मान करने का एक तरीका होता है। हारा हाचिबू का मतलब होता है पेट को केवल 80% तक भरना, यानी खाना तब बंद कर देना जब आप पूरी तरह से तृप्त न भी हुए हों, क्योंकि भूख शांत करने और पेट पूरा भरने के बीच एक पतली सी रेखा होती है, और वहीं से शुरू होता है आत्मनियंत्रण। अब सोचिए, जब भी आप खाना खाते हैं, क्या सच में शरीर की जरूरत के हिसाब से खाते हैं, या आदत, स्वाद और भावनाओं के हिसाब से? बहुत बार हम भूख से नहीं, खालीपन से खाते हैं, कभी उदासी में, कभी गुस्से में, कभी बिना सोचे बस खाते जाते हैं। फिर आता है पछतावा, फिर थकान, फिर आलस, और धीरे धीरे शरीर थकने लगता है, दिमाग सुस्त हो जाता है। हारा हाचिबू एक हल्का सा एहसास है कि खुद का ख्याल रखने का मतलब सिर्फ त्वचा की देखभाल या जिम जाना नहीं होता। असली सेल्फ केयर वो है जब आप अपने शरीर की सुनते हैं, जब आप जानते हैं कि कितना लेना है और कहाँ रुक जाना है। ये सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, ये सिद्धांत जीवन के हर पहलू में लागू होता है, जैसे भावनाओं में, बातचीत में, काम में। हर जगह ये कहता है बस उतना ही जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जब हम ज्यादा लेते हैं, ज्यादा खाते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तो हम खुद को खोने लगते हैं। और जब हम संतुलन में रहते हैं, तो जो थोड़ा सा मिलता है वही हमें बहुत कुछ दे जाता है, स्पष्टता, अनुशासन और एक शांत ऊर्जा। हारा हाचिबू सिखाता है कि भूख को पूरी तरह खत्म करना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे थोड़ा अधूरा छोड़ना ही असली कला है। क्योंकि जब पेट थोड़ा खाली रहता है, तो अंदर तक जाने, सोचने और महसूस करने के लिए जगह बनती है। ये सिद्धांत एक सवाल की तरह हमारे सामने खड़ा होता है, क्या मैं अपनी जरूरतें समझता हूं,
या बस आदतों का गुलाम हूं? जब आप हारा हाचिबू को अपनाते हैं तो आपके खाने का तरीका बदलता है, लेकिन साथ ही आपकी सोच भी बदलने लगती है। अब आप सिर्फ खाना नहीं खाते, आप खाने का सम्मान करते हैं। आप खुद को सुनते हैं, खुद से जुड़ते हैं, और यही जुड़ाव असली सेल्फ केयर है। न कोई विलासिता, न कोई बाहरी चीज, बस खुद से एक ईमानदार, अनुशासित और जागरूक रिश्ता। हारा हाचिबू आपको याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी पूर्ति अधूरेपन में छिपी होती है। कम खाना सिर्फ शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी आराम है। तो अगली बार जब थाली, हर इंसान को हफ्ते में कम से कम एक बार प्रकृति से फिर से जुड़ना चाहिए। किसी पेड़ की छांव में बैठना, मिट्टी को हाथों में लेना, घास पर नंगे पैर चलना। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी तंत्रिका प्रणाली, नर्वस सिस्टम धीमी हो जाती है, आपकी दिल की धड़कन संतुलित होने लगती है, और दिमाग का वो शोर जो आपको लगातार थकाता है, वो अपने आप शांत हो जाता है। शिनरिन योकू कोई महंगी थेरेपी नहीं, कोई बेहतरीन तकनीक नहीं। ये तो बस लौट जाना है उसी जगह जहां से हम कभी आए थे। वो जंगल, वो नदियां, वो पेड़, वो पहाड़, वो हमें नहीं भूले। हमने ही उनसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि वे अब भी वही हैं, हमें बुलाते हुए, हमें अपनाने को तैयार। तो अगर आप कभी खुद से अलग महसूस करें, अगर दिल भारी लगे या सांसें बोझ जैसी लगे, तो किसी पार्क, किसी जंगल, किसी छोटी सी हरियाली के पास चले जाइए। शब्दों की नहीं, सन्नाटे की जरूरत होगी। सोचने की नहीं, महसूस करने की जरूरत होगी। और जब आप लौटेंगे तो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी हल्के, शांत और पूरे महसूस करेंगे। शिनरिन योकू कोई चलन नहीं है, ये एक नया जीवन है खुद के पास लौटने का, बिना किसी कोशिश के, बस प्रकृति के साथ सांस लेने का। और शायद वहीं से फिर से जिंदगी शुरू होती है। कभी सोचा है, हम जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं, कामयाबी, खुशी, शांति, स्पष्टता, रिश्ते, आजादी। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये सब बाहर ढूंढते ढूंढते हम अपने अंदर से दूर हो जाते हैं? जापानी जीवन शैली के ये 8 सिद्धांत, इकिगाई, शोशिन, काइजेन, गानबारू, गामन, वाबी साबी, हारा हाचिबू और शिनरिन योकू कोई तकनीक नहीं, बल्कि आत्मा का ज्ञान है। ये हमें सिखाते हैं कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, ये एक धीमी और अर्थपूर्ण यात्रा है, जहां हर कदम पर जागरूकता है, हर मोड़ पर सुंदरता है, और हर रुकावट में तरक्की छिपी है। इकिगाई ने हमें जीने की वजह दी। शोशिन ने सिखाया कि हम हमेशा विद्यार्थी रह सकते हैं। काइजेन ने दिखाया कि हर दिन छोटा सुधार बड़ा बदलाव लाता है। गानबारू ने हार न मानने की हिम्मत दी। गामन ने मुस्कुराकर सहना सिखाया। वाबी साबी ने अपूर्णता में ही सुंदरता ढूंढना सिखाया। हारा हाचिबू ने आत्मनियंत्रण को सच्चा प्यार बताया। और शिनरिन योकू ने फिर से हमें प्रकृति से जोड़ दिया। इन सिद्धांतों को अपनाना एक दिन का काम नहीं है, ये एक जीवन भर की यात्रा है, लेकिन एक ऐसी यात्रा जो आपको खोया हुआ सुकून, खोई हुई ताकत और असली खुशी वापस देती है। अब सवाल ये नहीं कि क्या ये काम करेगा, सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं अपने पुराने तरीकों को छोड़कर इस नए नजरिए को अपनाने के लिए? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। बाहर नहीं, सबसे पहले अंदर से। और जब अंदर बदलाव आता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की हो, तो इसी से शुरुआत कीजिए, एक छोटे से कदम से, एक नए नजरिए से। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो जरूर हमारे चैनल ऑडियो बुक टीवी को सब्सक्राइब करें, जहां हम हर किताब को एक एहसास, एक अनुभव की तरह आपके सामने लाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जीवन के सबक के साथ। तब तक याद रखिए, एक असाधारण जीवन की शुरुआत छोटे और जागरूक कदमों से होती है। धन्यवाद।